केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। के बीच विदेश में बाबा बागेश्वर कहां पहुंच गए? सनातन की बात करके बाबा बागेश्वर ने दुनिया को क्या मंत्र दिया है, अब इसकी बात। पूरी दुनिया कोशिश में लगी है कि किसी तरह ईरान अमेरिका में सुलह हो जाए। ये युद्ध जो चल रहा है वो रुका रहे। दुनिया पर जो संकट आया है वो किसी भी कीमत पर खत्म हो जाए। ऐसे युद्ध वाले माहौल में बागेश्वर बाबा ने विदेशी धरती से शांति का मंत्र दिया। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर सनातन का झंडा बुलंद कर दिया और दुनिया में शांति कायम करने का बीड़ा उठाया। और युद्ध के बीच बाबा बागेश्वर दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए निकल पड़े। एकता और भाईचारे का जो झंडा बाबा बागेश्वर ने भारत में उठाया था, अब उसी प्रण के साथ बाबा बागेश्वर विदेशी दौरे पर है। बाबा बागेश्वर पूरा प्लान तैयार करके विदेशी दौरे पर गए। विदेश जाने से पहले दिल्ली में वो 11 देशों के राजदूतों से मिले। बाबा बागेश्वर ने दुनिया को शांति के लिए क्या मंत्र दिया, ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा बागेश्वर के मिशन का ये ट्रेलर आप देखिए। विवाद कोई रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म कहा, हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया। आर्थिक तंगी कौन सबसे पहले मिटाएगा, करप्शन कौन सबसे पहले खत्म करेगा, ये युद्ध जरूर लड़े जाएं। बाबा बागेश्वर 8 दिनों की यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया गए। भारत और यहां रहने वाले सनातनियों के लिए यह गर्व की बात इसलिए है क्योंकि बाबा बागेश्वर को ठीक वैसा ही प्रोटोकॉल दिया जा रहा जैसा वहां के प्रधानमंत्री को मिलता है। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए, बाबा बागेश्वर 8 दिनों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने 8 अप्रैल को राजधानी कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद सभागार में विश्व शांति पर चर्चा की। 11-12 अप्रैल को पर्थ के कन्वेंशन सेंटर में हनुमत कथा और दिव्य दरबार लगेगा। 13 अप्रैल को सिडनी में क्रूज पर भजन कीर्तन का विशेष कार्यक्रम होगा। 15 अप्रैल को सिडनी के ओपेरा हाउस में भव्य सत्संग का कार्यक्रम। पूरी ऑस्ट्रेलिया में इस समय सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है। बागेश्वर बाबा ने दुनिया में हो रहे युद्ध और विनाश पर भी बातचीत की। बागेश्वर बाबा ने ईरान और अमेरिका युद्ध पर बोलते हुए बताया कि युद्ध कैसे खत्म हो सकते हैं। सुनिए बाबा बागेश्वर की बात। ऑस्ट्रेलिया की संसद से, यहां से हम लोग बैठकर सिर्फ इतना कह सकते हैं, विवाद कोई रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है। विनाश करना है तो युद्ध को चुना जाए और विकास करना है तो बुद्ध को चुना जाए। किसी को बर्बाद करना है तो शत्रुता को चुना जाए, लेकिन किसी के जीवन में उत्साह है और प्रसन्नता भरनी है तो प्रेम के रास्ते को चुना जाए। अब भारत में जहां भी बाबा बागेश्वर जाते हैं उनका क्रेज, उनकी तस्वीरें आपने देखी हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बाबा बागेश्वर का गजब क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बागेश्वर बाबा विदेश में है। ऑस्ट्रेलिया में बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर बाबा के भक्तों ने उन्हें घेर लिया। जिस तरीके से भारत में होता है, हर कोई बाबा बागेश्वर के दर्शन करना चाहता है, एक झलक पा लेना चाहता था। लग ही नहीं रहा था तस्वीरें देखकर कि ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि बाबा बागेश्वर की ऐसी भक्ति तो सिर्फ भारत में ही देखी जाती है। बागेश्वर बाबा की चर्चा ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर नहीं, बल्कि इस बात के लिए हो रही है कि उन्होंने विदेशी धरती से पूरी दुनिया को बता दिया कि सनातन कैसे सनातन से शांति आ सकती है। सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। हमारे यहां शांति का संवाद जब प्रारंभ किया जाता है तो शांति का संवाद प्रारंभ विवाद से नहीं, संवाद से होता है। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े संतों ने उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में, वेदों में, हम पूरी दुनिया से कहना चाहें, वैसे तो आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी क्योंकि हिंदी है, पर जो भी दुनिया को बता सके उनको एक बात जरूर बताना, पूरी दुनिया ने सभी देशों को व्यापार की दृष्टि से देखा, हमारे भारत ने पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखा। वसुदेव कुटुंबकम।
हम इस बात के लिए गौरव हैं, और तुम्हें भी बहुत गौरव महसूस होना चाहिए जितने भी सनातनी हैं। पूरी दुनिया ने स्त्रियों को भोग्या दृष्टि से देखा, हमारे भारत में माताओं को, स्त्रियों को भोग्या की दृष्टि नहीं। इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा, भगवान की कृपा हुई कि सीज फायर हुआ, भला हुआ। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हमारी बात सुने, शायद ये बात पहुंचे, कोई अंग्रेजी में डब करके भेजे, तो हम उनको एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुमसे ज्यादा खतरनाक युद्ध हमारे देश में हुआ महाभारत का। लेकिन जिस जमीन के लिए महाभारत लड़ी गई, वो जमीन आज भी डली है, लड़ने वाले निपट गए। ये बात हम कहना चाहें, जिस जमीन के लिए हमारे यहां सबसे बड़ा नरसंहार महाभारत का हुआ, वो जमीन आज भी पड़ी है, और बाकी जो लड़े हैं वो निपट गए। हम तुमसे भी कहेंगे, युद्ध कोई रास्ता नहीं है। डबल पैसा, नौकरी, सैलरी। मोदी शाह ने बंगाल के लिए आज कौन सा खजाना खोल दिया कि ममता बनर्जी के होश उड़ गए। बीजेपी जीती तो मछली अंडा खाने को नहीं मिलेगा, जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी। इस पर अमित शाह ने आज क्या जवाब दिया कि ममता बनर्जी का नॉनवेज कार्ड फेल हो गया, जिसकी चर्चा हो रही है। ममता बनाम मोदी की टक्कर में कौन आगे? बंगाल की वो धमाकेदार ग्राउंड रिपोर्ट जो सबको चौंका दी। सवाल यह भी कि बंगाल में ओवैसी के साथ क्या खेला हो गया। उधर मुस्लिम वोटों पर घिरी ममता की अचानक क्या लॉटरी लग गई, ये क्यों कहा जा रहा? बंगाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ममता बनर्जी के होश उड़ा रखे। आज तो कुछ ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले ही ममता बनर्जी एसआईआर से लेकर अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और घुसपैठियों के मुद्दे तक हाथ पांव पटक रही थी। लेकिन आज तो ममता बनर्जी के उस दांव की काट लेकर बीजेपी आ गई, जो दांव ममता बनर्जी की चुनावी ताकत रहा है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि कल ही बंगाल में पीएम मोदी ने 6 गारंटियां दी थी और कहा था कि उनकी सरकार आ रही है, पार्टी की सरकार आ रही है। आज बंगाल के लिए बीजेपी ने एक खजाना खोल दिया। ममता बनर्जी महिलाओं और युवाओं को जितना पैसा देने का चुनावी वादा कर रही हैं, उससे डबल पैसा देने का वादा बीजेपी ने कर दिया। इसके अलावा नौकरी को लेकर, सैलरी को लेकर और दूसरे मुद्दों पर भी बीजेपी ने ऐसे ऐसे वायदों के धमाके किए जो ममता बनर्जी के लिए नया चैलेंज बन गए हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में चुन चुनकर ऐसे वादे लेकर आई जो ममता बनर्जी की सियासी जमीन को हिला सकते हैं, उनके वोट बैंक में सेधमारी कर सकते हैं। पहला बड़ा वादा हो गया यूसीसी लागू करने से लेकर घुसपैठियों को भगाने तक, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने से लेकर बेरोजगारों को भत्ता देने तक। बीजेपी के हर बड़े वादे के बारे में आपको जानकारी दूंगा। बीजेपी के वादों पर ममता बनर्जी ने क्या कहा, क्या ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर में उन्हें हार का डर सताने लगा है, ममता की सीट पर कितने वोट कट गए, यह भी आपके सामने जानकारी रखूंगा। बंगाल के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी के लिए क्या बड़ी खबर आ गई, चुनाव आयोग ने कैसे ममता बनर्जी को नया झटका दे दिया, यह सब पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। आपको यह भी बताएंगे कि बंगाल में चुनाव लड़ने वाले ओवैसी के साथ आज खेल क्या हो गया और इससे कैसे ममता बनर्जी के लिए अचानक लॉटरी लग गई, इसकी चर्चा हो रही है, और कैसे यह ट्विस्ट पूरा चुनाव पलट सकता है। लेकिन पहले देखिए कि बंगाल में मचे सियासी घमासान की आज की झलक क्या रही। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है। ओए बीजेपी भाई, दिल्ली থেকে এলেও ভাই, ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू हो कर रही है। সাপকে বিশ্বাস করতে পারে, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। पूरे देश की नजर इस वक्त बंगाल चुनाव पर है। बंगाल विपक्ष का बड़ा राज्य है। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की वो नेता है जो पिछले 2 चुनाव से बंगाल में बीजेपी पर हावी है। लेकिन इस बार बंगाल का चुनाव बहुत अलग है, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी को अच्छी खासी टक्कर दे चुकी बीजेपी इस बार नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल पहुंचकर वहां पर 6 बड़ी गारंटियां दी, ममता बनर्जी की विदाई की हुंकार भरी। आज गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया। इसके बारे में आपको बताते हैं बीजेपी ने क्या बड़े वादे किए, अब उनको पहले आप जान लीजिए। हर महिला को 3000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस फॉर्मूले पर पहले कई राज्यों में जीत मिल चुकी है। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद,
घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर बंगाल से बाहर किया जाएगा। 6 महीने में बंगाल में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। यह भी आज जोर देकर अमित शाह ने बात की। बंगाल में कटमनी के कल्चर को खत्म किया जाएगा। दावा यह है कि अधिकांश बंगाल की जनता इससे पीड़ित है। 15 साल में टीएमसी के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर श्वेत पत्र लाने की भी बात है। 5 साल में बंगाल में 1 करोड़ नौकरी और स्वरोजगार का वायदा भी किया गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का भी वादा है। इसके साथ ही जितनी भी राजनीतिक हिंसा हुई है उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कमीशन बनाकर उसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवन और दार्जिलिंग टी ब्रांड को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए कमीशन बनाने का भी वादा है। पीएम किसान योजना में 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी बंगाल में, जिससे बंगाल के किसानों को 9,000 रुपए सालाना मिलेंगे। नए समुद्री बंदरगाह, प्रमुख नदियों पर पुल और सुंदरबन से दार्जिलिंग तक राष्ट्रीय राजमार्ग का वादा है। बंगाल की विरासत को मजबूत करने के लिए वंदे मातरम संग्रहालय बनाने का भी बीजेपी ने आज अपने मैनिफेस्टो में ऐलान कर दिया। ये बीजेपी के घोषणा पत्र के कुछ ऐसे बड़े वादे हैं जो हमने आपको बताए हैं। बीजेपी ने बंगाल के विकास का रोड मैप सामने रखा। वो सोनार बांग्ला का वादा कर रहा है। बंगाल को लेकर बीजेपी ने जो बड़े वादे किए उसमें यूसीसी की बहुत चर्चा हो रही है। सुनिए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज अमित शाह ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है और यूसीसी की रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संविधान सभा की है। मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन लोगों ने इतने साल लटका कर रखा है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं यूसीसी लागू हो कर रहे। इससे पहले यही वादा असम में बीजेपी ने किया था। अमित शाह ने कहा कि जब सरकार बन जाएगी तो 3 महीने के अंदर वहां पर यूसीसी लेकर आएंगे। अब बंगाल में सरकार बनने के बाद 6 महीने में यूसीसी लागू करने का वादा कर बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है। यूसीसी का मुद्दा लाकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को फंसा दिया एक तरीके से, क्योंकि ममता बनर्जी यूसीसी के कड़ा विरोध करती आई हैं। इधर बीजेपी ने यूसीसी का वादा किया, उधर इसकी काट के लिए ममता बनर्जी ने एनआरसी का मुद्दा छेड़ दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सांप का विश्वास कर लेना, लेकिन बीजेपी का नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। সাপকে বিশ্বাস করতে পারেন, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। করলেন আর গেলেন। আসামে মনে আছে এনআরসি করে 19 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছিল। তার মধ্যে 13 লক্ষ ছিল হিন্দু আর 6 লক্ষ ছিল মুসলমান। তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল। अब सवाल तो यह भी है, जिस तरीके से साहब की चर्चा ममता बनर्जी ने की कि बीजेपी के वायदों मैनिफेस्टो को देखकर क्या उन्हें सियासी जमीन खिसकती नजर आई, क्या डर सताया चुनावी नतीजों का। सवाल यह भी कि एनआरसी की बात क्या लोगों को डराने के लिए, वोट बैंक के लिए। ममता बनर्जी बीजेपी पर फायर है। उधर घुसपैठियों के मुद्दे पर अमित शाह ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आएगी तो 45 दिन में घुसपैठियों पर एक्शन होगा। सुनिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये घुसपैठ नहीं रुकेगा क्योंकि सेंटर मदद नहीं करता। सेंटर को भूमि चाहिए और ममता जी भूमि रोक कर बैठी। वो घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है। हमें 45 दिन में हमारी सरकार बनने के बाद भारत सरकार को पूरा हम भूमि दे देंगे और घुसपैठ जरूर रुक करेंगे। बंगाल में बीजेपी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है उसे इस तरह तैयार किया है कि ममता बनर्जी के हर आरोप का काउंटर हो जाए और ममता बनर्जी जिन जिन मुद्दों पर फंसी हैं उसका भी काउंटर हो एक तरीके से। उसे लेकर इसीलिए बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे कर दिए। जैसे ममता बनर्जी की गेम चेंजर योजना, लक्ष्मी भंडार योजना की काट के जवाब में महिलाओं को 3,000 रुपए देने का ऐलान। ममता बनर्जी बार बार यह आरोप लगाती हैं कि बीजेपी बंगाली भाषा के खिलाफ है, बंगाल की संस्कृति के खिलाफ है। इसके जवाब में वंदे मातरम म्यूजियम, कल्चर सेंटर बनाने जैसे वादे बीजेपी ने कर दिए। ममता बनर्जी अक्सर बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा उठाकर बीजेपी को फंसाती हैं, घेरती हैं, लेकिन आज अमित शाह ने 2 टूक कह दिया कि सीएम बंगाल से ही होगा।
बंगाल में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। संदेश खाली से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस में ममता बनर्जी की जमकर फजीहत हुई। उधर बीजेपी ने ऐसे मामलों की जांच के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। बंगाल में भर्ती घोटाले से भी ममता बनर्जी की छवि डैमेज हुई है। उधर बीजेपी ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और उम्मीदवारों को 5 साल की उम्र सीमा की छूट का वादा भी कर दिया। बंगाल में महंगाई भत्ते को लेकर ममता सरकार और सरकारी कर्मचारियों में लंबे समय से खींचतान चल रही है। उधर बीजेपी ने सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और 7वें वेतन आयोग लागू करने का वादा कर ममता बनर्जी को फंसा दिया और अपने वोट बैंक के दायरे को बढ़ाने की कोशिश की। ममता बनर्जी यह माहौल बना रही थी कि बीजेपी सत्ता में आई तो मांस मछली खाना मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी आ गई तो तय करेगी कि कौन क्या खाए, उस पर बैन लग जाएगा। आज अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया कि टीएमसी अफवाह फैला रही है, मछली अंडे खाने पर कोई रोक नहीं होगी, लोगों के खाने की चॉइस पर कोई हमला नहीं होगा। यानी आज बीजेपी ने अपने वायदों से ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ा दी और उन्हें फंसा भी दिया। एक तरीके से बीजेपी ने आज बंगाल की महिलाओं के लिए भी बड़े बड़े ऐलान किए। टीएमसी को बड़ा झटका दे दिया है। बंगाल की महिलाओं के लिए बीजेपी ने जो 8 बड़े वादे किए वो अब आपको बताता हूं। पहला बड़ा वादा है महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए का वादा। हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में ये पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। इसकी भी डेडलाइन दे दी। पुलिस बल समेत सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। हर मंडल में महिला थाना बनेगा। महिला स्वास्थ्य के लिए फ्री टीकाकरण और कैंसर की स्क्रीनिंग होगी। संस्थागत डिलीवरी का भी वादा किया गया है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट देने का भी वादा है। बंगाल में 75 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। बसों में महिलाओं को फ्री ट्रैवल की सुविधा मिलेगी। संदेश खाली समेत ऐसे मामलों की रिटायर्ड महिला जज से जांच करवाई जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री और इसको लेकर बार बार यह होता है कि महिलाओं के हक की सबसे ज्यादा बात वो करती हैं, इसीलिए महिलाओं के लिए अलग से वायदा बीजेपी ने किया। इन वायदों में सबसे बड़ा वादा है 3000 रुपए की आर्थिक मदद। यह वो वायदा है जो बंगाल में ममता बनर्जी की सबसे लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना की काट है। ऐसा माना जाता है कि टीएमसी की मजबूत पकड़ के पीछे इसी योजना का बड़ा हाथ है। ममता बनर्जी ने इस योजना को साल 2021 में शुरू किया था। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए महीना और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1200 रुपए महीने दिए जाते थे। इस साल के बजट में भी ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ा दी। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई और SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए 1700 रुपए महीने। बंगाल में करीब 2 करोड़ 42 लाख महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हैं और ये ममता बनर्जी की बड़ी सियासी ताकत मानी जाती हैं। लिहाजा बीजेपी की नजर इस बड़ी ताकत पर। दावा है कि 2021 में ममता बनर्जी की जीत में इस योजना ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। ऐसे में बीजेपी ने बंगाल की महिलाओं को 3000 रुपए महीने का वादा करते हुए ममता बनर्जी को बड़ी टेंशन दे दी। अब आप यह देखिए कि बंगाल में महिला वोटर्स कैसे चुनाव दर चुनाव ममता बनर्जी के लिए गेम चेंजर साबित होती आई हैं। उसके बाद आप ये समझेंगे कि बीजेपी ने यह वायदा किया। साल 2021 के बंगाल की महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा था। यानी चुनावी प्रक्रिया में बंगाल की महिलाएं ज्यादा एक्टिव रही। साल 2021 में टीएमसी को 50% महिला वोट मिले और बीजेपी को 36%। तो ये जो गैप था 14% का, ये अंतर बड़ा पैदा कर गया। साल 2024 में यह आंकड़ा और बढ़ गया। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 53% महिला वोट मिले और बीजेपी को 33% यानी 20% का गैप। साल 2016 में टीएमसी को 47% महिला वोट मिले थे और 2011 में 49%। यानी ममता बनर्जी को बंगाल की महिलाओं का लगातार साथ मिल रहा। यही वो वोट बैंक है जो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट है, उनकी बड़ी सियासी ताकत है और बीजेपी की नजर उनकी इसी सियासी ताकत को कमजोर करने पर। लेकिन इस बार महिला वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने भी बड़ा दांव चल दिया। इसके साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस से भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी की इमेज को डेंट पड़ा है, उसे भी भुनाने की कोशिश है। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ अक्सर बाहरी का मुद्दा उठाती है। वो ये माहौल बनाती है कि बंगाल के चुनाव में दूसरे राज्यों के नेताओं को लाया जाता है, यूपी गुजरात से लोग बुलाए जाते हैं। इस तरह ममता बनर्जी इसे बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा बना देती है। लेकिन आज इस मुद्दे की काट के लिए भी अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी का जो भी सीएम होगा वो बंगाली ही होगा, बाहर से नहीं होगा। सुनिए। देखो, हम तो कोई वंश परंपरागत पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद भतीजा बनेगा। कोई भी बंगाली बन सकता है। बंगाल का ही बासिंदा भारतीय जनता पार्टी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जरा भी चिंता न करिए, वो सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा, लीडर भी होगा और सुशासन को प्रस्तावित भी करेगा। इधर अमित शाह ने ममता बनर्जी के बाहरी बनाम बंगाली के मुद्दे को सेटल कर दिया। उधर ममता बनर्जी ने आज बीजेपी पर ही बड़ा आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि असम के चुनाव में
बीजेपी ने बाहरी लोगों को बुलाकर वोट डलवाए, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। हालांकि कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई जो दूसरी पार्टियों से संबंध रखते थे, पकड़े गए चुनाव। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी से 50,000 लोगों को ट्रेन से असम लाया गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी यही काम बंगाल में भी करना चाहती है, इसीलिए अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि जो 90 लाख नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं, उनमें से 60 लाख तो हिंदू हैं, 30 लाख मुसलमान हैं। यही टीएमसी पहले कह रही थी कि चुन चुनकर खास समुदाय के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अब यह दावा है कि नहीं, 60 लाख हिंदू वोटर्स के नाम कटे हैं। तो पहले वाला दावा किस आधार पर था? यानी ममता बनर्जी खुद मान रही है कि एसआईआर में हिंदुओं के ज्यादा नाम कटे हैं, और पहले जो कहा जा रहा था वो सिर्फ वोट बैंक की सियासत थी। जबकि एसआईआर को लेकर इंडी गठबंधन ने माहौल बनाया था कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक को डैमेज करेगी और चुनाव जीत जाएगी, जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था। जबकि ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि एसआईआर में हिंदुओं के नाम बहुत ज्यादा कट गए। सुनिए बीजेपी पर ममता बनर्जी कैसे हमलावर हैं और क्या कह रही हैं। সোনার বাংলা, আগে তো নিজের রাজ্যটাকে সোনার রাজ্য করে বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার বন্ধ করো, তারপরে তুমি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখো। পরিষ্কার জেনে রাখুন, বাংলা জয় করে আমাদের দিল্লি জয় করতে হবে। তাই আপনাদের একটা ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এইটা মাথায় রাখবে। दरअसल ममता बनर्जी की एक बड़ी टेंशन उनकी अपनी सीट भवानीपुर भी बनी, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के हैवी वेट शुभेंदु अधिकारी से है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भवानीपुर सीट में 50,000 वोट कटे हैं। इसका जिक्र ममता बनर्जी ने भी किया। वो ये कह रही हैं कि उनकी सीट से भी कई नाम कटे हैं, लेकिन वो इससे टेंशन में नहीं है। बंगाल की भवानीपुर सीट पर क्या माहौल है, भवानीपुर की जनता क्या कह रही है, टाइम्स नाउ नव भारत की एक ग्राउंड रिपोर्ट ध्यान से देखिए। दीदी का कोई हराने नहीं पाएगा, कोई हराने नहीं पाएगा। दादा तो इस बार चुनौती दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। वो शुभेंदु अधिकारी यहाँ में कुछ करने नहीं पाएगा, बिकॉज एवरी डे एवरी टाइम इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट दीदी हेल्प्स। सब ठीक है, दीदी भी अच्छी एबार दफा दीदी আসছে আসছে একদম একদম দিদি আসছে 100 টাকা 100 টাকা দিদি হাজার টাকা হাজার টাকা হাজার দিদি আসবে वो लेडीज डॉक्टर है ना, वो उनका जो देहांत हुआ उसके पीछे दीदी का हाथ है। बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, आरोप ही सही आरोप, हम लोग जानबूझ के ही आरोप लगाता है ताकि कुछ हो। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। लोग डरे हुए हैं क्या बंगाल में इस बार चुनाव? वो तो बहुत डरा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं बोला। ऑफिस में की चर्चा, कौन আসছে कौन যাচ্ছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ममता दीदी আসছে ऑब्वियसली 100%। अच्छा, इस बार भवानीपुर का चुनाव इंटरेस्टिंग होगा या एक तरफा? ये बहुत सहज सवाल किया मुझे, ये सवाल का बहुत सहज सवाल है। आंसर ममता बंद्योपाध्याय। बंगाल की जनता काफी चुप है, सब लग रहा है मत के दिन ही बस जवाब देंगे। से आने के पहले का सन्नाटा है। तूफान मतलब आएगा टीएमसी कुछ। के लिए खतरा, कुछ न कुछ तो जरूर होने वाला है। ओ बाबा, ये की दीदी के बाड़ी के पास हम खड़े हैं और ये कोई दिक्कत नहीं है, अब जो सच्चाई है वही है। For in my opinion, if we take when Bhavanipur में election would be coming, I don't think Mamata Banerjee is going to win this time. ओ, क्या बात? Let's see. Then the भवानीपुर में दीदी हार जाएंगे? हार जाएगी। नंदीग्राम में हार गई, चला वो तो उनका। आप देख लेना। भवानीपुर हार जाएंगी। हाँ। भवानीपुर तो आप नहीं लगता ना, मुझे भी नहीं लगता। उतना भी dissatisfied over there. Have you seen the roads? If you see everywhere. भवानीपुर में जो भवानीपुर घर है, भवानीपुर जो मारवाड़ी और सिख का जो वहाँ ये है ना, इस बार ममता के अगेंस्ट वो लोग हम लोग को लगता है वो वोट देंगे। लगता है। अब भवानीपुर का रिजल्ट क्या वाकई तूफानी रहता है? 4 मई का इंतजार कीजिए, बहुत दूर है नहीं। बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी के लिए एसआईआर का मुद्दा ही सबसे बड़ा है। वो ये भरोसा दे रही हैं कि इसके लिए वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो नाम कटे हैं उनको फिर से जुड़वाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने कल ही दूसरे चरण की वोटर लिस्ट को भी फ्रीज कर दिया है। अब यह मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दी गई कि बंगाल के जिन 27 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं, उनका मामला अभी ट्रिब्यूनल में है और इसी बीच चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मुद्दे को अगली सुनवाई में देखेंगे, अगर जरूरी लगा तो उचित आदेश पास भी कर देंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी तक 27 लाख लोगों ने ट्रिब्यूनल में सुनवाई के लिए ऑनलाइन अपील की है।
यानी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जिन 27 लाख लोगों के 2 लाख लोगों की बातचीत हो रही है और 27 लाख लोगों के जो कटने की बात हो रही है, वोट जो है उस पर सस्पेंस अभी बाकी है। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, इस पर सबकी नजर है। बंगाल के बाद मुर्शिदाबाद और मालदा 2 ऐसे जिले हैं जहां एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर वोट कटे। ये दोनों जिले मुस्लिम बहुल हैं और बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए। इन दोनों जगहों पर चुनाव को लेकर क्या माहौल है, उससे जुड़ी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपकी। बंगाल में बदलाव होगा या दीदी आएगी? दीदी आएगी। दीदी आएगी। आपने की एबार दीदी की दादा दीदी क्या लग रहा है इस बार बंगाल में? क्या लग रहा है कि बदलाव होगा या ठीक है दीदी अच्छी है? उधर तो सब यही बोलते हैं। नहीं हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मालूम नहीं। लागছে टीएमसी आ रही है? हाँ हाँ दीदी आज 100%। हाँ सीट कितना? सीट तो 278 না কত এরকম 294 सीट है। दीदी को कितना मिलेगा? প্রায় আপনার 250 পার হয়ে যাবে। अरे बाबा रे 250 पार दीदी। हाँ, दीदी के लिए कुछ बोलेंगी? দিদি মানুষের জন্য যে সমস্ত উন্নয়ন করেছে, মেয়েদের জন্য বেশি করেছে। दीदी आसबे की दादा? দিদি আসবে। हाँ দিদি আসবে। दीदी आसबे। হ্যাঁ। हाँ, टका मिल रहा है? হ্যাঁ 1,500 করে। হ্যাঁ मिल रहा है? हाँ। फायदा है, यही से दीदी आएगी। হ্যাঁ হ্যাঁ दीदी और आएगी। दीदी के लिए क्या बोलेंगे? नारा क्या लगाएंगे? दीदी के लिए वो सब कुछ बोलेंगे। दीदी हमारा जान है, प्राण है सब। क्यों कभी दीदी का खेल बिगाड़ेंगे क्या? नहीं बिगाड़ पाएंगे, दीदी का खेल नहीं बिगड़ेगा। ये बताओ क्या लग रहा है इस बार बंगाल में खेला होगा? ভালো ভালো बालो खेला? हाँ? लग रहा है दीदी? थोड़ा परिवर्तन भी प्रयोजन है। हम लोग लड़की लोग के सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ये जरूरी एक मुद्दा है, ये जरूरी है। सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो महिला सुरक्षा इस बार तो मुद्दा बनने वाला है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। हमारा है हवा खाने के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत गर्मी है ना। हाँ हाँ लाल कलर लाल झंडा नहीं आएगा। लाल झंडा नहीं नहीं आएगा आएगा तो पंजाब वो हुमायूं का झंडा आएगा। हुमायूं का झंडा आएगा। এবার দেখা কি লাগছে? सब বলছে दादा আসছে না दीदी আসছে। এদিকে তো হুমায়ুं का भी दादा का कोई बात नहीं है, दीदी ही रहेगा। दीदी पूरा ठीक है। पूरा वेस्ट बंगाल में दीदी छोड़ के कुछ नहीं है। इस बार तो हुमायूं का भी धोखा दे दिए ना दीदी को। हुमायूं को भी धोखा दिया, हुमायूं की सीट मिलेगा नहीं पता नहीं, वो नहीं। का सीजन भी आने वाला है। हाँ, इधर क्या लग रहा है इस बार फाइट है किसके किसके बीच? हाँ ऑफ कोर्स टीएमसी जीतेगा। ऑफ कोर्स टीएमसी जीतेगा, ये देखो कॉन्फिडेंस है। हाँ मालदा में कितनी सीटें निकाल ले जाएगी टीएमसी? लगभग आई थिंक इट्स मोर देन 190 समथिंग। मालदा से नहीं, मतलब पूरा बंगाल की पूरा बात कर रहे बंगाल हैं। 190 टीएमसी हाँ, जा आ जाएगी। सकता है। तो इस बार परिवर्तन की जरूरत है भी कि नहीं? हाँ थोड़ा बहुत परिवर्तन का जरूरत है। जो चीज दीदी का बाकी है काम वो करना चाहिए। इस बार बहुत ही चांस है बीजेपी का। क्योंकि हिंदू थोड़ा जाग गया है। अगली बार की तरह नहीं है, अभी हिंदू जाग गए है तो लगता है बीजेपी आ जाएगा। टीएमसी को तो कमजोर कहीं ना कहीं हुमायूं मालदा में कांग्रेस आएगा और बंगाल में टीएमसी आएगा, मालदा में कांग्रेस। आप सहमत हैं? बीजेपी के नहीं आना चाहिए। তো এবার দফা কি লাগছে বাঙাল চুনামে কি হবে? ওটা আমি জানি না। হ্যাঁ ওটা আমি খেলা হবে? হবে খেলা तो হবে। तो क्या वाकई बंगाल में खेला होगा? मुर्शिदाबाद हाल फिलहाल वैसे भी सियासी तौर पर ज्यादा चर्चा में रहा है। एक और फैक्टर की बात करते हैं। बंगाल में मुस्लिम वोटों को लेकर जो लड़ाई हो रही है उसमें एक फैक्टर हुमायूं कबीर और ओवैसी भी, जिनका गठबंधन ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ने वाला था और यह चर्चा बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी। लेकिन अचानक खुद ओवैसी का खेल बिगड़ गया, क्योंकि हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल हो गया जिससे टीएमसी को उन आरोपों को दोहराने का मौका मिल गया जिसमें टीएमसी कहती रहती है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी जैसे लोग तो बीजेपी की पीठ है। जैसे ही हुमायूं कबीर पर आरोप लगे तो ओवैसी ने देर नहीं लगाई और तुरंत कह दिया कि गठबंधन अब नहीं है। बंगाल में ऐलान कर दिया कि ओवैसी की पार्टी हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी से गठबंधन तोड़ रही है, अकेले चुनाव लड़ेगी बंगाल। एमआईएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हुमायूं कबीर से जुड़े खुलासों से यह जाहिर हो गया कि बंगाल के मुसलमान कितने कमजोर हैं। एमआईएम ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। आज की तारीख में एमआईएम ने कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। बंगाल चुनाव में ओवैसी और हुमायूं कबीर की सियासी दोस्ती 14 दिन भी नहीं चली, जबकि कहा यह जा रहा था कि आजीवन चलेगी, अगले चुनावों कई चुनावों तक चलेगी। बीच चुनाव ओवैसी ने हुमायूं कबीर का हाथ झटक दिया, लेकिन हुमायूं को अभी भी उम्मीद है कि ओवैसी लौटकर उनके पास आएंगे। इसीलिए जब उससे गठबंधन टूटने के बारे में पूछा गया
तब उन्होंने कहा कि ओवैसी उनके बड़े भाई हैं और जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक ओवैसी को अपना बड़ा भाई मानते रहेंगे। सुनिए। साहब भी साथ में आने वाले थे लेकिन गठबंधन टूटा, कहीं ना कहीं आपको दुख भी को पूछिए, 2-1 दिन वेट कर लीजिए, इनका पीछे क्या सजेस्ट है मैं सारे आपको ओपन करूंगा। उम्मीद है कि वापस से गठबंधन हो सकता है, बातचीत करेंगे। बड़ा भाई आप बोल रहे थे उनको, छोटा भाई वो आपको अभी भी बोल रहे हैं। जो ओवैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, मैं जिंदगी में जितना दिन जीऊंगी इतना दिन बड़ा भाई मानूंगी, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन कभी कभी बिगाड़ते हैं। आप सोचिए, इतने जोर शोर से गठबंधन का ऐलान हुआ था, पटके तक में आधा हुमायूं कबीर की पार्टी और आधा एमआईएम की पार्टी का कलर लगा हुआ था। लेकिन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से गठबंधन इसलिए तोड़ लिया क्योंकि हुमायूं कबीर पर आरोप लग रहे कि उनके बीजेपी से सांठगांठ है। इसको लेकर अपुष्ट वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन हुमायूं कबीर इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। आज जब गृहमंत्री अमित शाह से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी और हुमायूं कबीर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह हैं, जिनका मिलना कभी संभव नहीं है। सुनिए। भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। सवाल था, सवाल में दो टूक जवाब भी था और जवाब यह था कि यह सब तो साजिश है। हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ने पर विपक्ष में कांग्रेस जैसी पार्टियां भी ओवैसी की जमकर खिंचाई कर रही और यह कह रही है कि यह साबित हो गया है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। लेकिन एमआईएम ने भी कांग्रेस को तगड़ा जवाब दिया। एमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि पिछले बंगाल चुनाव में एक भी सीट ना जीतने वाली कांग्रेस इस बार पूरे बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। जब एक महीने की पार्टी को 1000 करोड़ का ऑफर हुआ तो सोचिए 100 साल की बूढ़ी कांग्रेस को 2000 करोड़ का तो सौदा हुआ ही होगा। ऐसे भी कांग्रेसियों का बिकने का पुराना इतिहास रहा है। ये एमआईएम की ओर से तगड़ा वार किया गया कांग्रेस पर, उनके बंगाल में चुनावी अस्तित्व को याद दिलाते।